देन 7th पॉइंट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। हम हमेशा जानते हैं, ये बात तो हम जानते हैं कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो आपकी कंपनी में, तो उसकी सैलरी या उसका वेज कम से कम इतना तो हो ताकि वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पाए, ठीक है, एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसे मिल पाए। ओके, इतनी तो सैलरी हो उसकी, उतना तो वेज हो, है ना। इसीलिए मिनिमम वेज एक्ट भी आया था कि आप एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को मिनिमम वेज तो देना ही है आपको। अगर आप नहीं दे रहे तो आप गलत कर रहे हो। ऐसे ही आपके एम्प्लॉयज हैं आपकी कंपनी के, उनको भी इतनी सैलरी तो दो कि वो मोटिवेट हो आपके कंपनी में काम करने के लिए। ओके, वो अच्छी सैलरी दोगे तो आपके कंपनी का ही फायदा है कि आपके एम्प्लॉयज़ की एक गुड पर्सनालिटी दिखेगी। वो महंगे कपड़े खरीद सकते हैं, वो अपने खुद के व्हीकल से स्कूल अपने खुद के व्हीकल से ऑफिस आ सकते हैं। ओके, और वो कंपनी में लॉन्ग टर्म तक वर्क करने के लिए एवर रेडी है, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए भी एवर रेडी रहेंगे और कमिटेड रहेंगे अपने वर्क के टुवर्ड्स, अगर आप उनको अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो तो हेनरी फ्योल ने भी यही कहा है कि भाई इतना तो सैलरी होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके। ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग ऑन 8th प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? पावर, अथॉरिटी कुछ लोगों के हाथ में रखना। एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर, डिसीजन लेने की अथॉरिटी, पावर्स सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है। जैसे फॉर एग्जांपल XYZ ऑर्गेनाइजेशन में सारी अथॉरिटी जो है, सारे पावर्स जो है, डिसीजन लेने का हक सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को है। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब ये दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है ABC ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है? मेजर डिसीजन जो है ना, मेजर डिसीजन, इम्पॉर्टेंट डिसीजन, जैसे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना कंपनी का, प्लान बनाना, पॉलिसीज बनाना, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, कंपनी के CEO, डायरेक्टर्स, इनके हाथ में है। और डे टू डे डिसीजन में क्या होगा? रॉ मटेरियल का आना जाना, ठीक है, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयज की डे टू डे प्रॉब्लम या फिर किसी भी तरीके, ये क्या डे टू डे वाली चीजें हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? मेन डिसीजंस जो है ना टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में रखा है, और ये डे टू डे के डिसीजंस जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंट के हाथ में दे दिया है। तो अब बताओ कौन सा अच्छा है? ये अच्छा है ना, ये अच्छा है ना, कि ये अच्छा है? ये ज्यादा अच्छा है। पहले होता था ऐसा सेंट्रलाइजेशन, अब आफ्टर ग्लोबलाइजेशन वी आर प्रोसीडिंग मोर ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। कंपनी जो है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करती है। ओके, वर्कर्स को भी, हालांकि वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करती है डिसीजन लेने में। आजकल डिसीजन तो ऑर्गेनाइजेशन ही लेंगे, लेकिन उनके जो वो जो कहते हैं उनके पॉइंट्स को रखा जाता है, क्योंकि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे तो वही काम करते हैं। कोलगेट का एक एग्जांपल देते हैं। कोलगेट का क्या हुआ था? कोलगेट के कंपनी के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किया था कि आप बताओ कि हम अपने सेल्स को कैसे इंक्रीज करें। तो उस कंपनी के एक एम्प्लॉय ने कहा था कि सर टूथपेस्ट जो है ना, हमारा टूथपेस्ट का जो माउथ है ना उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, तो उससे क्या होगा? जब हम कोलगेट को जब ब्रश पे लगाते हैं तो ऑब्वियसली वो जो कोलगेट है वो ज़्यादा निकलेगी। वो क्या होगी? ज़्यादा निकलेगी, जिससे लोगों के घर में कोलगेट जो टूथपेस्ट है वो जल्दी ख़त्म होगा और वो बार बार परचेस करेंगे। इससे हाँ डेफिनेटली हमारा सेल्स इंक्रीज होगा। तो उस वर्कर को उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था, उनको कॉम्प्लीमेंट भी किया था, उनके डिसीजन को एक्सेप्ट भी किया था। क्यों? क्योंकि कोलगेट जो कंपनी जो कोलगेट प्रोड्यूस कर रही है, उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है? डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में टोटली सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए और टोटली डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए।
देखो सेंट्रलाइजेशन होने से क्या होगा, एम्प्लॉयज जो उस ऑर्गेनाइजेशन के होंगे ना हैप्पी नहीं होंगे, और टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर ऑब्वियसली बर्डन भी होगा। ओके, लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है ऐसा फील करेंगे भाई हमारी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन में। उसी तरफ दूसरी तरफ अगर प्रॉपरली डिसेंट्रलाइजेशन, टोटली डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयज भी अपने आप को बाप समझेंगे। ठीक है, जो लो लेवल मैनेजमेंट में भी काम करते हैं वो भी एक अपने आप, उनका भी एक रुतबा ऑर्गेनाइजेशन में होगा, जो कि हर बार अच्छा नहीं होगा, है ना, हर बार के लिए अच्छा नहीं होगा। ओके, इसके हमारे वही सेम ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। ओके, और एक तरह से यूनिटी हो सकती है एम्प्लॉयज के अंडर, ज़्यादा यूनिटी होना भी एम्प्लॉयज के अंडर, अगर एम्प्लॉयज के अंदर ज़्यादा यूनिटी है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी ज़्यादातर क्या करता है कि अपने एम्प्लॉयज के अंदर यूनिटी ना हो, ज़्यादा यूनिटी ना हो, उस पर फोकस करता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखो इससे आपको समझ में आ रहा है कि पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं है, पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस आप कैसे मेंटेन रखोगे कि मेजर फैसले जो है ना, प्लान, पॉलिसीज, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में रख दो, वो सेंट्रलाइजेशन रहे, और डे टू डे एक्टिविटीज लोअर लेवल मैनेजमेंट के हाथ में रख दो, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से रन हो सके। सी स्टूडेंट, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? आपके स्कूल का एग्जांपल ले लेते हो, आप एज ए स्टूडेंट हो स्कूल में, तो आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप डायरेक्टली आपके प्रिंसिपल के पास नहीं जाते हो, आप अपने क्लास टीचर को बताते हो, फिर क्लास टीचर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर को बताएंगे, फिर वो हेडमिनिस्ट्रेस तक पहुंचेगा, फिर वो वाइस प्रिंसिपल तक पहुंचेगा, फिर वो प्रिंसिपल तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है, और ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। देखो क्यों, अगर आप स्टूडेंट्स को इतनी छूट दे रखी है कि आप जब चाहो तब प्रिंसिपल से मिल सकते हो, तो क्या होगा, आपके स्कूल में तो कितने स्टूडेंट्स होते हैं, 2000, किसी स्कूल में 2000 होते हैं, 3000, 5000 भी स्टूडेंट्स होते हैं। अब देखो प्रिंसिपल के रूम कैबिन के बाहर तो लाइन लग जाएगी स्टूडेंट्स के कंप्लेन लेकर के, है ना, और प्रिंसिपल हमेशा ही आपके कंप्लेंट्स को सॉल्व करने में ही लगे रहेंगे, और अपने जो मेन रोल्स हैं उनके, जो स्कूल के प्रिंसिपल के होते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्कूल में एक हायरार्की क्रिएट की गई है ना। सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी एक हायरार्की क्रिएट की गई होती है। हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखा था, उसमें भी देखा था हम डायरेक्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकते। अगर हम लोअर लेवल मैनेजमेंट पे वर्क कर रहे हैं तो हमें अपने अपने मैनेजर्स की हेल्प लेनी होती है ना। तो यहाँ पर भी स्केलर चेन में क्या कहते हैं, अगर मिस्टर ओ को, ये देखो मिस्टर ओ को मिस्टर डी से बात करनी है, किससे बात करनी है, मिस्टर डी से, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, पहले मिस्टर एन से कांटेक्ट करना होगा, फिर मिस्टर एन मिस्टर एम को बताएंगे, फिर मिस्टर एम मिस्टर एल को बताएंगे, फिर मिस्टर एल मिस्टर ए को बताएंगे, फिर मिस्टर ए मिस्टर बी को बताएंगे, फिर वो बात मिस्टर सी तक पहुंचेगी, फिर वो बात मिस्टर डी तक पहुंचेगी। उसके बाद ये आपस में अपने पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ये ऐसा होना चाहिए ताकि एक प्रॉपर अथॉरिटी, एक चेन मेंटेन रहे ऑर्गेनाइजेशन में, और सारे लोग अपना वर्क प्रॉपरली परफॉर्म करें, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे बर्डन ना हो। इफ इन केस देखो इमरजेंसी है, बहुत ही ज़रूरी है, तो ऐसे कंडीशन में आपको परमिशन होनी चाहिए कि आप डायरेक्टली मिस्टर डी से बात कर सकें। ओके, ऐसा होता है ना आपके स्कूल में भी कि बहुत इमरजेंसी केस है, तो आपके टीचर्स भी डायरेक्टली आपको, जैसे आप मिसबिहेव करते हो, क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही है और बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हो, टीचर का पारा ऊपर चढ़ चुका है, तो टीचर डायरेक्टली आपको प्रिंसिपल के कैबिन में लेकर के जाती है ना। तो एक्सट्रीम केस में जहाँ पे अर्जेंसी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है, वहाँ पे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन डे टू डे लेवल पे काम करने के लिए हायरार्की की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी, पीस मेंटेन रहे। तो ये प्रिंसिपल पे भी हेनरी फेयोल ने बहुत ज़्यादा फोकस रखा है। पर स्टूडेंट्स ये भी आपको याद रखना है, कुछ चीज़ों के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। स्केलर चेन में क्या होता है कि डिसीजन डिले हो सकता है, क्योंकि क्या, आपको एक चेन के थ्रू बात करनी है, मिस्टर ओ को मिस्टर डी से बात करनी है, तो इतने लोगों के थ्रू जाना है उन्हें। ओके,
तो डिसीजन में डिले हो सकता है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यही कहा गया है कि कोई अर्जेंट वर्क है तो मिस्टर ओ मिस्टर डी से डायरेक्टली बात कर सकता है। उसके लिए आपके बुक में एक टर्म यूज़ किया गया है, गैंग प्लान। गैंग प्लान के अंदर मिस्टर ओ मिस्टर डी से बात कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं अपने। देखो, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर। इसमें हेनरी फ्योल ने क्या फोकस किया, इन्होंने कहा है कि देयर शुड बी फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग। फिक्स्ड प्लेस, हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए और हर चीज को उस जगह पे रखा हुआ होना चाहिए। देयर शुड बी फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी केप्ट ऑन द फिक्स्ड प्लेस। ऐसे नहीं कि भाई जगह तो बना दी लेकिन उस जगह पे उस चीज़ों को नहीं रखा। आपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का एक अलग से अलमीरा बना रखा है आपके कैबिन के अंदर, लेकिन उस अलमीरा में तो वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। फिर जब टॉप लेवल मैनेजमेंट मांगेंगे तो आप कहाँ से ला करके दोगे? हाँ, है ना। ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हेनरी फ्योल ने फोकस किया है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। एवरीथिंग शुड बी ऑन फिक्स्ड प्लेस एंड एवरीथिंग शुड बी केप्ट ऑन दैट प्लेस। अगर आपको टूल बॉक्स चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि टूल बॉक्स इस रूम में है। अगर आपको परचेज मैनेजर से मिलना है, ओके, किसी भी गुड्स को, रॉ मटेरियल को मंगाने से पहले आपको परचेज मैनेजर से साइन करवाना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई परचेज मैनेजर का कैबिन कहाँ पर है। नहीं तो क्या होगा, आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में घूमते रह जाओगे और क्या होगा, वर्क विल बी डीलेड। ओके, टू अवॉइड दिस डिले, टू अवॉइड द डिले इन वर्क, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, देयर शुड बी principle of order applied in each and every organization. Okay, now next principle is principle of equity. बहुत easy है, principle of equity। देखो, आप ऐसी जगह पे जाना चाहोगे जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, नहीं जाना चाहोगे ना। एवरीवन वांट रिस्पेक्ट, सबको रिस्पेक्ट की जरूरत है। एवरीवन वांट दैट दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। जैसे आपके क्लासरूम में आप कुछ डाउट पूछ रहे हो, आपकी टीचर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, आपके क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा आपका फ्रेंड है जो कि डाउट पूछ रहा है तो उसके डाउट्स तो क्लियर हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इक्विटी नहीं है, जिससे आपको क्या फील होगा कि आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट और मेरे पता नहीं मैम को क्या हो गया, मेरे क्वेरीज को तो सॉल्व नहीं कर रही है और उसके क्वेरीज को सॉल्व कर रही है। देयर इज अ लैक ऑफ इक्विटी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, मिस्टर ए को भी छुट्टी चाहिए थी, मिस्टर बी को भी छुट्टी चाहिए थी, लेकिन मिस्टर ए को दी थी, मिस्टर बी को नहीं दी। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी इक्विटी। ओके, सेम वर्क के लिए सेम वेज होना चाहिए, सेम सैलरी होनी चाहिए। दो एम्प्लॉयज़ हैं, वेदर पहले क्या होता था, फीमेल जो एम्प्लॉयज़ होते थे ना उनको कम सैलरी दी जाती थी। हालांकि अब ये चीज़ें इंप्रूव हो रही है, कहीं कहीं पे अभी भी है। ज़्यादातर वेज वुमेन्स को, जो वर्कर्स होते हैं उनको वेज मिलता है, उनको सैलरी नहीं मिलती। तो फीमेल के वेज ना बहुत कम होते थे एज कम्पेयर टू मेल वेज। अभी भी कम है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सैलरी कम देती है फीमेल को, लेकिन अब ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। ओके, जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा कर रहा है, सेम वर्क के लिए सेम सैलरी नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे दे आर लैकिंग प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी इक्विटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवन शुड बी गिवन प्रॉपर रिस्पेक्ट, प्रॉपर सैलरी अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, एज। ओके, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली सफ़र ना करे, हमारे गोल्स अचीव हो। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, वो है इनिशिएटिव। देखो, इनिशिएटिव के अंदर क्या होता है, मैनेजर, हेनरी फ्योल कहते हैं जो मैनेजर जो है ना, उनको एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके आइडियाज़ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए जब आप कोई प्लान बना रहे हो। ओके, जैसे आप प्लान बना रहे हो कि आपके गुड्स की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है, तो वो जो एम्प्लॉयज़ जो उस ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ही है उस गुड्स को प्रोड्यूस करना। ओके, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि गुड्स को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो यहाँ पे मैनेजर को
उनको उनसे कंसल्ट करना चाहिए। बेशक मैंने ये नहीं हेनरी फयोल ये नहीं कह रहे कि भाई उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं, उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके बाद ही प्लान बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले अगर आप प्लान बना दोगे उसके बाद उसमें चेंजेस करना इज़ लाइक अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओके, एक बार आप प्लान बना करके दे दोगे, फिर एम्प्लॉयज़ कहेंगे सर इसके जगह पे ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, है ना। तो इससे पहले ही, प्लान बनाने से पहले ही अपने एम्प्लॉय से कुछ सजेशन ले लो, ठीक है। उनको उतनी छूट होनी चाहिए कि वो आपको सजेशन दें, उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करो। अभी मैंने बताया था कोलगेट वाले ने किया था। ओके, यही है, इसके अंदर इतना ही है, ये काफ़ी है। उसके बाद इनिशिएटिव के बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, हेनरी फयोल कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ को बार बार ऑर्गेनाइजेशन से निकालना नहीं चाहिए, टाइम टू टाइम उनकी सैलरी इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। उनके मन में, एम्प्लॉयज़ के मन में ये डर ना हो कि भाई मुझे हो सकता है आज रिज़ाइन करने के लिए कह दे या फिर मुझे कह दे यू आर फायर्ड। वो फियर, वो इनसिक्योरिटी उनके अंडर नहीं होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी एम्प्लॉय को हायर कर रही है, उनकी इंटरव्यू के टाइम पे ही एक एग्रीमेंट बनवा ले कि भाई आपके, अगर आप प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फॉलो कर रहे हो तो आपको हम 1 साल तक हम इतनी एश्योरिटी देते हैं कि अगले 1 साल तक या 2 साल तक आपको आपकी जॉब से नहीं निकालेंगे, आपकी जॉब सिक्योरिटी है। तो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, मोटिवेट होंगे वर्क करने के लिए, और क्या होगा, वो लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक काम करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे स्टाफ होंगे, स्पेशलाइज्ड। धीरे धीरे वो बहुत दिनों तक से काम करे तो ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन तो आएगी ही आएगी, और आपके पास कैसे एम्प्लॉयज़ होंगे विच आर हाईली स्पेशलाइज्ड, दे हैव स्किल्स, दे हैव नॉलेज, और अल्टीमेटली वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है ना। और देखो बार बार अगर आप एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते रहोगे तो वो भी तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक नया एम्प्लॉय आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो पहले उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन के तौर तरीके पता करने होते हैं, उसको उस एनवायरनमेंट में ढलना होता है, तो उसमें भी तो टाइम लगता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय फ्रेशर है तो उसको ट्रेनिंग भी देनी होती है, तो ये सब के पीछे भी तो खर्चे होते हैं। तो आप एक जॉब सिक्योरिटी दोगे अपने एम्प्लॉयज़ को तो ये सारे खर्चों से, ये सारे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से आप बच सकते हो। तो हेनरी फयोल ने भी यही कहा कि देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ओके, देखो ये लास्ट प्रिंसिपल है फयोल का, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसमें हेनरी फयोल ने कहा है कि एक मैनेजर को रिप्लेस करना है आई विथ वी, आई एम नॉट द हेड, आई एम द हेड वाली चीज़ों को थोड़ा साइड में रखना है। वी आर अ टीम, ऐसा सोच के काम करना है। मैनेजर अगर ये सोच के चलेगा भाई मैं हूँ, मैं मेरी वजह से ही कंपनी इतना ग्रो कर रही है, तो ये गलत है। तो उसके एम्प्लॉयज़ उससे खुश नहीं होंगे, वो सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे होंगे, उनकी कोई मजबूरी होगी। अगर उसी जगह पे अगर मैनेजर रिप्लेस करे आई विथ वी आर द टीम, वी ऑल together achieve the objective of the organization, we all together achieve the goals of the company, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी खुश हो जाएंगे। जैसे सेल्स मैनेजर जो है टारगेट अचीव कर लिया जो उनका सेल्स टारगेट था, तो सेल्स मैनेजर बहुत हैप्पी है और वो कह रहा है येस बिकॉज ऑफ आई टारगेट इज अचीव, मैं नहीं होता तो अचीव नहीं हो पाता टारगेट। ओके, मैंने अपना ब्रेन यूज़ किया है, मैंने इन लोगों को नए नए आइडियाज़ बताए, प्लान बताए। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपने आप की तारीफ कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, वो टीम ने ही आपको हेल्प किया है उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। अगर ये टीम नहीं होती तो क्या मैनेजर आप अकेले टारगेट को अचीव कर लेते, सेल्स टारगेट को अचीव कर लेते? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सेल्स मैनेजर के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से तो को ध्यान में रखें तो पॉसिबल ही नहीं है। सेल्स की पूरी टीम होती है, वहाँ पे टीम वर्क नहीं है तो भाई कुछ नहीं हो सकता। तो ये एस्पिरिट डी कॉर्प्स के अंदर भी यही समझाने की कोशिश की, एक मैनेजर को आई को रिप्लेस करना है वी से, एक टीम की तरह काम करना है। ओके, आई होप ये सारे 14 प्रिंसिपल्स आपको क्लियर होंगे। कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहे। ओके,
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।